नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करते हैं हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना उतना ही आवश्यक है, उतना ही ज़रूरी है जितना किसी ग्रंथ को, क्योंकि ग्रंथ को पढ़ने से आपको धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और भारतीय संविधान को पढ़ने से हमें इंसानियत और लोक कल्याण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि आप इन लोक कल्याण को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रस्तावना की। संविधान की प्रस्तावना सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, उसके बाद ही अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए। इन्होंने पेश कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव, और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 द्वारा इसे अपनाया गया। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संशोधित किया गया, जिसमें इसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें सम्मिलित किया गया। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु की। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। कैसा? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बात करते हैं प्रस्तावना के तत्वों की। प्रस्तावना के तत्व वो होते हैं जिनसे मिलकर प्रस्तावना को बनाया गया है। यानी जैसे कि हम मान लो चाय बना रहे हैं। चाय बनाने में क्या लगता है? आपका दूध लगता है, शक्कर लगती है, चाय पत्ती लगती है, और बहुत सारे लोग इसको और अच्छा बनाने के लिए कोई इलायची डाल देता है, कोई लौंग डाल देता है, कोई अदरक डाल देता है, उसके बाद भी अच्छी नहीं बनती। तो चाय की बात हम बाद में करेंगे। तो उसी प्रकार से प्रस्तावना में आखिर क्या क्या मिलाया गया है, प्रस्तावना को आखिर कौन कौन से तत्व मिलाकर बनाया गया है। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। कौन से? संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से ही शक्ति अधिग्रहित करता है, मतलब संविधान को जो शक्ति है वो भारत के लोग प्रदान करते हैं। बात करते हैं भारत की प्रकृति की। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। बात करते हैं तीसरे की, संविधान के उद्देश्य क्या हैं। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण वादों की या फिर महत्वपूर्ण मामलों की। बात करते हैं पहले की, बेरुवाड़ी संघ मामला। 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसीलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया।
इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मतलब प्रस्तावना यदि संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। बात करते हैं दूसरे मामले की, केशवानंद भारती मामले 1973। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, आप चाहो तो भैया इसमें संशोधन कर सकते हो। लेकिन इसमें बुनियादी संरचना का कॉन्सेप्ट उच्चतम न्यायालय ने दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट उच्चतम न्यायालय ने दिया कि भैया आप चाहो तो संविधान को बढ़ा सकते हो, लेकिन जो संविधान में पहले से है उसको आप घटा नहीं सकते। मतलब यदि नींव बनी है, मतलब जैसे कोई मकान बनता है तो उसकी नींव डलती है ना, तो आप नींव पे चाहे तो कमरा बना दो, चाहे हॉल बना दो, चाहे कुछ भी बना दो, लेकिन आप उस नींव को हाथ नहीं लगा सकते। समझ गए? तो चलिए बात करते हैं अब तीसरे मामले की, LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने के कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा, मतलब उस पर वोटिंग हुई, तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया कि भैया ठीक है, हाँ प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है कि भैया प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने 1973 में ये बता दिया था, केशवानंद भारती मामले 1973 में, कि प्रस्तावना भी जो है वो संविधान का भाग है। तो दो तथ्यों की बात कर लेते हैं कि पहला, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है कि भैया ये विधायिका को शक्ति प्रदान भी नहीं करेगा और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाएगा कि भैया विधायिका को जिस प्रकार कार्य करना है प्रस्तावना उसमें कोई भी दखल नहीं देगी। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे तथ्य की, कि यह गैर न्यायिक है। मतलब कि अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि भैया प्रस्तावना में ऐसा ऐसा लिखा है, आपने ये क्यों नहीं किया, तो हम जाकर केस कर दें, ऐसा नहीं होगा। बात करते हैं संविधान से जुड़े कुछ शब्दों की। ये शब्द जरूर छोटे हैं लेकिन इनका जो मतलब है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है। तो चलिए बात करते हैं संप्रभुता की। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी संबंधी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखता है, वह किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। जैसे भारत और पाकिस्तान का अक्सर कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अमेरिका ने पिछली बार भारत को प्रस्ताव भी दिया था कि आप चाहें तो हम मध्यस्थता करवा सकते हैं, लेकिन भारत ने कहा नहीं, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसको अपने आप समझ लेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस संबंध में यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत के राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने पर यह प्रश्न उठाया गया था कि भारत संप्रभु देश है या नहीं। तो जिस तरह आयरलैंड ने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्ट 1948 बनाकर ब्रिटिश राष्ट्रकुल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अपने सारे संबंध समाप्त कर लिए थे, वैसा भारत ने नहीं किया। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत ने संविधान को लागू करने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को खुद को गणराज्य रिपब्लिक घोषित किया, जिसका अर्थ था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखता। मतलब कुल मिलाकर भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता और भारत का राजाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति भी जनता से ही निर्वाचित होगा।
भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लंदन में अप्रैल 1949 में प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य सोवरन रिपब्लिक बन जाने के बावजूद राष्ट्रकुल का सदस्य बना रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत राष्ट्रकुल को यानी कॉमनवेल्थ को स्वाधीन राष्ट्रों के एक स्वतंत्र संगठन के रूप में देखता है, ठीक है, ना कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं, समाजवादी। इसका अर्थ है कि भारत की राज्य व्यवस्था की संरचना समाजवादी विचारधारा के अनुरूप बनाई गई है। समाजवाद शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में शामिल किया गया। भारतीय समाजवाद जो है वो यूरोप के समाजवाद से कुछ अलग तथा अपने खास ढंग का है। यह भूतपूर्व सोवियत संघ जैसे यूएसएसआर या अन्य साम्यवादी कम्युनिस्ट देश की तरह निजी संपत्ति व निजी उद्यमशीलता का उन्मूलन नहीं करता। मतलब आपकी जो संपत्ति है उसको आप अपने पास रहने दो, ठीक है, आप जो व्यापार कर रहे हो आप आराम से करो, बल्कि आर्थिक न्याय की धारणा को लोकतंत्र के साथ मिलकर चलाता है। इस दृष्टि से इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जा सकता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता और सरकारी नियंत्रण जैसे तत्व के साथ अस्तित्व में होते हैं। इसके अलावा यह कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित हिंसक संघर्ष के सिद्धांत को भी अस्वीकार करता है और अहिंसक नीतियों के माध्यम से ही समाजवाद की उपलब्धि करना चाहता है। अब बात करते हैं तीसरे की, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य 3 तरह के राज्यों से अलग होता है। कैसा? पहला, वह भूतपूर्व सोवियत संघ जैसे उन साम्यवादी राज्यों से अलग होता है जो धर्म विरोधी एंटी रिलीजन होते हैं और अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देते हैं। दूसरा, वह वेटिकन सिटी जैसे उन धर्मतंत्रीय राज्यों से अलग होता है जिनमें धर्म का प्रमुख हेड ऑफ रिलीजन ही राजाध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट होता है तथा धार्मिक ग्रंथों को ही संविधान माना जाता है। तीसरा, वह पाकिस्तान जैसे उन धर्म प्रभावित राज्यों से भी अलग होता है जो एक धर्म विशेष को राजकीय धर्म घोषित कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित किया जा चुका है, स्टेट रिलीजन का दर्जा देते हैं तथा शेष धर्मों के नागरिकों को धार्मिक समानता की गारंटी नहीं देते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर रिलीजन को धार्मिक समानता की गारंटी मिलती है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक की, ठीक है। इसका अर्थ है कि भारतीय राज्य व्यवस्था शासन के जिस प्रकार को स्वीकार करती है वह लोकतंत्र है, ना कि राज्यतंत्र, अधिनायक तंत्र या कुछ और। इसका अर्थ है कि भारत का शासन भारत की जनता द्वारा ही चलाया जाता है। चूंकि भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलाना संभव नहीं है। जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि विधायिका और कार्यपालिका का संचालन करते हैं। अब बात करते हैं हम गणतंत्र की। भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। गणराज्य या गणतंत्र उस राज्य को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अहर्ता रखते हैं। ऐसे राज्यों में राज्य प्रमुख हेड ऑफ स्टेट भी वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्षतः या परोक्षतः निर्वाचित होते हैं और अमेरिका और फ्रांस की तरह भारत ने इस प्रणाली को स्वीकार किया है। यही कारण है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर भारत की जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की स्थिति विशिष्ट है। यद्यपि आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ वहीं हुआ था, तब भी वहां की राज्य व्यवस्था अभी तक गणतंत्रात्मक नहीं हो सकी है, क्योंकि अभी भी ब्रिटेन में राजमुकुट क्राउन धारण करने वाले वंशानुगत राजा या रानी को ही राज्य का राजाध्यक्ष माना जाता है। अब बात करते हैं मुख्य शब्द न्याय की। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है।
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। अब बात करते हैं ये सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से भारत के संविधान में लिया गया है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। किसी को भी रोकना नहीं कि भैया आप यहाँ क्यों जा रहे हो, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, आप वो बिजनेस क्यों कर रहे हो। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना। और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जाके कुछ भी करने लगो, आप गाड़ी लो, 4 लोगों को ठोक दो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब संविधान में जो उनकी सीमाएं बांधी गई हैं, उन सीमाओं के अंदर रहकर आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से 1789 से 1799 से लिया गया है। अब बात करते हैं समता की। समता का अर्थ है समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है। कौन से? नागरिक समता, राजनीतिक समता व आर्थिक समता। बात करते हैं बंधुत्व की। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि हर व्यक्ति, यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर, कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, इन सब से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति का सम्मान बरकरार रहे और दूसरा, देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। तो चलिए, थैंक यू।